Am I audible, guys? Chalo. So last lecture, basically, we talked about wave nature of light. तो नहीं, वेव नेचर के बारे में बात किया था ना, कि वेव कैरेक्टर होता क्या है. पहले पार्टिकल कैरेक्टर की बात की, फिर वेव कैरेक्टर. ये दोनों पैरेलली चल रहे थे. फिर कुछ 1870 तक आप मानकर चलिए बेटा, 1870 तक. अब इसमें जैसे हमने लास्ट लेक्चर में वेव का डिस्कशन किया है ना, तो हमने बोला कि वेव इज अ डिस्टरबेंस, है ना. वेव मोशन जो क्रिएट होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा? डिस्टरबेंस की वजह से. तो हमने लास्ट लेक्चर ये लर्न किया. तो क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो लाइट वेव है, ये क्या मतलब इसका सोर्स क्या है? ये क्या इसका भी सोर्स कुछ ऐसा डिस्टरबेंस टाइप का है? तो जो नेचुरल सोर्स है लाइट के वो तो स्टार्स हैं, है ना, सन. तो इस मतलब ये तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा जैसे हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया और हमें एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट किया, हमें साउंड वेव मिल गई, है ना. वाटर में रिपल्स क्रिएट हुए. उसी तरह से कोई बेसिक जो होना चाहिए सोर्स इस लाइट वेव का. तो आप ये मानकर चलिए कि 1870 तक जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दो डिफरेंट फील्ड्स थे रिसर्च के. लोग इलेक्ट्रिसिटी सेपरेटली स्टडी कर रहे थे, मैग्नेटिज्म सेपरेटली स्टडी कर रहे थे. दोनों को रिलेट किया जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में. दोनों का इंटरैक्शन चेक किया. ठीक है, तो पहले तो अपने को एक आइडिया ले लेते हैं हम कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या. वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, बट फिर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कहां से आता है बेटा? बेसिक उसका सोर्स क्या है? जो नेचुरली हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं ना, वी आर अवेयर ऑफ चार्ज, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं. हाँ, तो चार्ज पार्टिकल की वजह से व्हाटएवर फील्ड क्रिएटेड, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सामने मैंने लिख दिया रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं. तो ये हमने पहले से मतलब जानते हैं, ऐसा मानकर चल रहा हूं मैं. उसी तरह से समझ लो कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, नेचुरली अकरिंग जो मैग्नेट आप मान लो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो, ये बार मैग्नेट. बाकी को थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं, इस पे फोकस रहते हैं. तो मैंने यहाँ लिख दिया है वैसे, अ रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स. ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया हमने ले लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया हमने ले लिया. ठीक है, अब ये दोनों सेपरेट हमने अभी देखा. ये दोनों हमने क्या देखा बेटा? सेपरेटली देखा. अब ये जो सामने मैक्सवेल का ये लिखा हुआ है, जेम्स मैक्सवेल, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली जो जैसे चार्ज पार्टिकल आप ने देखा ना, तो वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा दिया जाए, किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा दिया जाए, तो उसके जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगी. उसको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. और एक और बात, जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो एक्सेलरेटेड है तो बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है. देखो, ये जो टॉपिक है ये इतना आसान नहीं है. जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें फिजिक्स में सबसे पहले आपको वो जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक.
नाम पे ध्यान दो, क्या उन्होंने वो पढ़ाने वाले हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो भी आपको टफ ही लगेगा, ऐसा नहीं कि वो आसान लगेगा फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डायनामिक की। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? तो ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, और हम तो बस केमिस्ट्री में बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद द कैरेक्टर ऑफ द लाइट, और उसमें इसका डिस्कशन जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको थोड़ा बहुत उससे रिलेट कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा कि 1870 तक जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो एक डिफरेंट फील्ड था रिसर्च का, और जो मैग्नेटिज्म था वो डिफरेंट फील्ड था रिसर्च का। और ये जो जेम्स मैक्सवेल आए, ही वाज द फर्स्ट हु स्टार्टेड द इंटरैक्शन ऑफ चार्ज्ड बॉडीज विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसने क्या बोला? इसने जो चीज बताई ना वो हमको याद रखनी है। इसने बोला बेसिक सोर्स ऑफ basic source of light is moving, या मूविंग ही लिख देते हैं, मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। या बेटर इसको लिखेंगे एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। बेसिक सोर्स जो है लाइट का वो है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इन्होंने क्या बोला कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल moves under acceleration, when an electrically charged particle moves under acceleration, changing electric and magnetic fields are produced. क्या टर्म दिया बेटा? चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड। अभी हमने उसमें क्या बोला बेटा? अगर ये स्टैटिक पोजीशन में होता, कौन? चार्ज पार्टिकल, तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसके सामने और उसके सराउंडिंग में, उसका अपना रीजन होता है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। जैसे ही आपने बोला कि एक्सेलरेटेड या मूविंग चार्ज पार्टिकल, बेटर आई से एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको बोलेंगे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एट द सेम टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल when an electrically charged particle is under acceleration, or we can say moves under acceleration, changing electric and magnetic fields are produced. और फिर हम लोग बोलते हैं these fields are transmitted in the form of waves. यही फील्ड्स हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग वर्ड के बदले हो सकता है तुम्हें बुक्स में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स लिखा हुआ मिले। क्या वर्ड होगा? ऑसिलेटिंग या ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग, चेंजिंग, ये वर्ड्स मिलेंगे आपको। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, changing electric and magnetic fields are produced, and these fields are transmitted in the forms of waves that we call as electromagnetic wave. क्या नाम दिया बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो जेम्स मैक्सवेल थे उन्होंने कहा कि ये जो लाइट है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसका जो बेसिक सोर्स है वो क्या है? एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। उसका जो बेसिक सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। देखो मैंने क्या किया है, जो इतना डिटेल डिस्कशन तो हम यहाँ करना, और
ट्रस्ट मी, फिजिक्स में भी आप इतना डिटेल में कुछ पढ़ने नहीं वाले हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में, बट इतना भी नहीं कि आप उसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस कर पाएंगे। मेन पार्ट, जो मेन कंक्लूजन पॉइंट होगा वो यही होगा, क्या होगा बेटा, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कि जब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको एक्सेलरेट कराया जाता है, जब ये एक्सेलरेट होता है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, एंड दोज चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ व्हाट, वो प्रोपोगेट करते हैं किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अभी मैं उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, बट मेन चीज है उसको हाईलाइट कर लेना है। क्या मेन चीज है बेटा, एक चीज मैंने आपको बताई, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। देखो मैं आपको रट्टा भी मरवा सकता हूं कि कुछ भी आपको, मतलब ये इसकी जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे बोल दूं कि हाँ कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा होता है, बट एक आइडिया अगर आपके दिमाग में हुआ कि हाँ एक स्टैटिक चार्ज पार्टिकल होगा जिसका अपना रीजन होगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, वो दैट इज नॉट चेंजिंग इलेक्ट्रिक, वो स्टैटिक वे में रखा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोल सकते हैं। बट जैसे ही ये आपने एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बोला, तो हमने बोला वहां पर कि वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलेंगे। एट द सेम टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। यही है इंटरैक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये आपने जो मेन पॉइंट हमने यहां बोला कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव विच वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पॉइंट समझ में आया बेटा थोड़ा बहुत? इसमें कुछ लिखाना है मुझे या आपने लिख लिया? चलो चल लिख लो बेटा, लिखिएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, moves under acceleration, changing electric and magnetic fields are produced. Changing electric and magnetic fields are produced. Changing electric and magnetic fields are produced. These fields are transmitted. These fields are transmitted in the form of wave called electromagnetic wave or electromagnetic radiation. Electromagnetic wave or electromagnetic radiation. जहां पर आपने चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है ना, वहां आप ये भी टर्म लिख देना बेटा, ऑसिलेटिंग या ऑल्टरनेटिंग। ये देखो यहां पर मैंने ऑसिलेटिंग वर्ड यू लिखा हुआ है, ऑसिलेटिंग या ऑल्टरनेटिंग। देखो यहां पर अगर आप देखो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपोगेटेड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक, एक मिनट ये इसको हटा देते हैं, हाँ, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपोगेटेड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड ऑसिलेशन, दे आर ऑसिलेटिंग एट राइट एंगल, परपेंडिकुलर है बेसिकली। आप देखो यहां पर आपको ये दिख भी रहा होगा बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका देखो प्लेन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका प्लेन देखो, और उन दोनों के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है क्या, वेव, जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। मेन जो चीज हमको याद रखनी है इसमें यह है कि आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो बेसिक सोर्स है
जो बेसिक सोर्स है, ऐसा करके लिखिएगा, बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में कहीं मिल सकता है। क्या? बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या लिखा हुआ बेटा? दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दीज वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड, कितना लिखा बेटा? इसी को तो स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं ना। yes. 3 इंटू 10 टू द पावर 2.99 है, लेकिन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 यहां पर लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। और बिकॉज ये वेव है, इसीलिए क्या दिखा रहा है? कौन से फिनोमेनन याद है, हमने डिस्कशन किया था बेटा? हाँ, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब वेव कैरेक्टर, और वेव ही बेसिकली हम यहाँ अभी स्टडी कर रहे हैं, वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट। फिर लिखा हुआ है दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था बेटा, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिफरेंस सब बताया था आपको। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे नीड नो मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये रिलेशन दिया हुआ था, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। वो तो लास्ट लेक्चर में हमने लर्न कर लिया था कि जो न्यू है दैट इज फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेन जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कशन किए वो ये कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, बेसिक सोर्स। अब हम लोगों से कोई अचानक से पूछेगा कि भाई सोर्स क्या है ये जो लाइट है, तो लाइट हमारे लिए हमने अभी क्या बताया बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसका सोर्स क्या हो गया? उसका सोर्स हो गया जो है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होगा वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करेगा, एंड दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और फिर जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सामने लिखी हुई हैं। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, दीज वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड जो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। दे शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और नीड नो मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज को रिलेट कर दिया हमने। दिख रहा है बेटा ये आपको रिलेशन नीचे लिखा हुआ, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, ऐसे ही दिमाग में रख सकते हो, ऑल्दो उसकी कोई जरूरत नहीं है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, दीज रेडिएशंस आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसा तुम्हें लगेगा नहीं, बट हो सकता है तुम लोगों ने पढ़ा हो। अगर तुमको साइंस में इंटरेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं इतना टीवी में आजकल आता रहता है, हो सकता है तुमने कहीं डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखा होगा। कभी सुना है बेटा? लाइट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, बट उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ब्लैक होल्स के वगैरह के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? टाइम डायलेशन में होता है क्या बेटा? टाइम डायलेशन में होता है क्या सोल्यूशन? तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही, कहीं स्पेस टाइम कर्वेचर की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, तो अभी हम उसका कोई डिस्कशन नहीं करने वाला है, ऐसे ही मैंने बता दिया आपको और पूछ लिया कि ये दिमाग में रखना कि ऐसा ना हो कि कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए। तो क्योंकि आप नॉर्मली जो देखते हो तो उसमें आपको लग नहीं सकता ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो ब्लैक होल है वो अपना एक एग्जाम्पल है यदि बताने के लिए कि लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है,
Yes, sir. तो अब इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अब वापस आ जाते हैं अपने लाइट में और चलो लिखिएगा हेडिंग बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूं सब कुछ एकदम बेसिक लेवल से जाकर एडवांस लेवल तक सारा डिस्कशन। ऐसा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसा रटने वाले स्टेट में चले जाओ। आपको पूरी नॉलेज हो, उसके बाद आप अपना दिमाग लगा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तब जाकर आप नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बेटा। हाँ, तो हर चीज बहुत अच्छे से करना है अपने को, नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। आप अगर कंपेयर भी करोगे ना, आप किसी की भी नोट्स पिक कर लो, जो भी आपको लगता हो कि कोई क्रॉस इंडिया आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा टीचर है, उसके एक दो वीडियो लेक्चर्स देख लेना आप, और फिर आप कंपैरिजन करना। तो इसलिए अपने नोट्स को अच्छे से बनाकर रखना, ठीक है। आपके नोट्स किसी भी सेंस में किसी भी टीचर से इंफीरियर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छी प्रॉब्लम्स करनी है खूब सारी, और नोट्स के लिए आपको किसी बुक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हम जितनी भी अच्छी बुक्स हैं उन सबके नोट्स निकाल करके लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है, आप केवल प्रॉब्लम्स खूब सारे करना, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना, उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस करना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की करना। चलो बैक टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखी, अब वेव्स क्या होंगी भी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स की वेव होंगी, राइट ना। उनके नाम यहाँ पर अलग अलग रखे गए। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, जैसे आपने सुना है विजिबल रेज, है ना, इंफ्रारेड, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज। तो ये नाम अलग अलग क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग अलग हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. अभी जैसे मैंने दो डिजाइन भी यहाँ पर देखो दिखा दिए कि यहाँ पर देखो वेवलेंथ ज्यादा दिखा रहे हैं, यहाँ पर वेवलेंथ कम कर दी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। यहाँ पर लिखा भी है देखो, लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को एनर्जी से रिलेट कर दिया यहाँ, शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपका डिफरेंस की वजह से आपने बोला कि कई सारी वेव्स होंगी, और सारी वेव्स के जो कलेक्शन होगा, जो कलेक्शन होगा उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछता तो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये बोलते हैं बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, राइट ना, क्योंकि 9th-10th में लगभग वही पढ़ाया जाता है। तो अब हम थोड़ा विजिबल लाइट से अलग निकल करके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें सारी रेडिएशंस इंक्लूड कर रहे हैं, कॉस्मिक रेज जो है, गामा रेज हो गया, एक्स रेज, विजिबल वो इंफ्रारेड, जितनी है सारी। अब आप देखो ये यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो पहले एक नोट लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए बेटा। It is the arrangement of electromagnetic radiations. It is the arrangement of electromagnetic radiations in the increasing order of their wavelengths. It is the arrangement of electromagnetic radiations in the increasing order of their wavelengths or decreasing order of their frequencies. Decreasing order of their frequencies. और सामने देख लो, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये कॉपी नहीं करना है, कॉपी करने वाला पेज मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा जो आपको कॉपी करके रखना है, केवल ये ऐसे ही दिखाने के लिए है। आप देखो विजिबल को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया बेसिकली। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द टर्म विबग्योर, है ना, वॉयलेट इंडिगो। तो विबग्योर आप लोग जानते ही हो,
वो भी बीच बीच में अभी हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ जैसे लिखा है 400 नैनोमीटर से 750, एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 4000 ले सकते हैं, बट ये कोई ऐसा बहुत बॉर्डर बनाना बहुत डिफिकल्ट है कि आप बोले नहीं नहीं इसके बियॉन्ड ये ले लेना, इसके बियॉन्ड, फिर भी एक बनाकर बाउंड्री लगभग रखी गई है। आप हो सकता है बुक्स में पढ़ोगे तो 3800 से लगाकर 7600 ये रेंज आपको मोस्टली मिलेगी, किसके लिए? विजिबल के लिए। 38 एंगस्ट्रॉम में बता रहा हूं, अगर आप नैनोमीटर में बोलोगे तो 380 हो जाएगा, और वो उधर 760। तो ये अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको उनके जो बॉर्डर्स हैं उनके लिए मिलेगा। आप ये कॉपी करके रख लो बेटा, ये आप कॉपी करके रख लो। कॉस्मिक रेज, gamma rays, x-rays, UV rays, visible, infrared, microwaves, radio waves। ये सारी एंगस्ट्रॉम में। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि जो वेवलेंथ है वो उसको आप उसकी यूनिट उसको एक्सप्रेस करते हैं एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, मीटर में। तो मोस्टली आप क्वेश्चंस में देखोगे एंगस्ट्रॉम में दिया होगा, नहीं तो नैनोमीटर में दिया होगा। चल इसको हटा दें अभी। इसके बाद इसमें ये ऐसे देखो, कहने के लिए है केवल, ये तो आप अब आते हैं मेन जो बेसिकली जिनमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनका डिस्कशन, और एग्जाम में भी बहुत आता है, जेई एग्जाम में। तो जो वेव थियरी थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी थी लाइट की, दैट बेसिकली इन अ फंटास्टिक मैनर एक्सप्लेन्स डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। बट बाद में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन। कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस थे बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ठीक है, लिखा भी है मैंने, देखो नेचर ऑफ एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेड क्या है वो सब भी डिस्कशन करेंगे। फिर मैंने दूसरा लिखा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन से स्ट्राइक द मेटल, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यहीं से निकल के फिर बोर्स थियरी तक पहुंचेंगे हम लोग। हाँ, तो ये दीज वर दी एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना ऑब्जर्वेशंस व्हिच वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन। तो आप एक नोट डाल दो सो दैट हमारा ट्रांजिशन हो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी थी उससे हमारा ट्रांजिशन होगा पार्टिकल नेचर। देखो यहाँ लिखा है प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ठीक है। तो एक नोट लिखिएगा बेटा कि wave theory of light was able to explain wave theory of light was able to explain diffraction phenomena like diffraction and interference, was able to explain phenomenon like diffraction, interference,
But later, some more experimental observations were found which electromagnetic theory of wave could not explain. Electromagnetic theory of wave theory could not explain. ऐसा करके लिख लो और ये कॉपी कर लो बेटा. Black body radiation, photoelectric effect, variation of heat capacities of solids as function of temperature, atomic spectrum. और ये कॉपी करके, ऑल्दो हमारा मेन डिस्कशन होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे होगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है मेन हमारा डिस्कशन का यहाँ पर पार्ट होगा. बट हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी थोड़ा सा पढ़ेंगे. क्वेश्चंस मेनली जो आए हुए हैं जेई में वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आए हुए हैं. इसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो बाद में आएगा. बोर्स थियरी पढ़ेंगे हम लोग, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम. डन बेटा. चलो अभी हेडिंग डालिएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन. देखो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक कलर का होगा. ठीक है, डेफिनेशन पे जाना है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेफिनेशन क्या जो डेफिनेशन ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या है? एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी बॉडी which can absorb and emit radiations of all frequencies, उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी. देखो अगर तुमने अगर जैसे आयरन रॉड एक ले लो आप, है ना, एक आयरन रॉड ले लो और उसको आप हीट करना शुरू करो. ठीक है, आप आयरन रॉड लेते हो, आप उसको हीट करना शुरू करो, तो पहले जो आयरन रॉड होगी वो कुछ डल रेड कलर की हो जाएगी, है ना. फिर फर्दर तुमने उसको हीट किया तो जो कलर है वो और ब्राइट हो जाएगा, राइट. फिर और हीट करोगे अगर तुम तो कुछ येलो कलर का होगा. फिर और हीट करोगे तो ये ब्लू या फिर वॉयलेट कलर का हो जाएगा. ठीक है, तुमने इनको जरूर देखा होगा बेटा काम करते हुए.
ब्लैक स्मिथ, देखा होगा ना, इंडियन लैंग्वेज में हम लोहार बोलते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है। तो आयरन रॉड को देखो कलर चेंज होते हुए तुम्हें दिख रहा होगा। और अगर कभी देखना, कई बार सड़क में बैठे हुए रहते हैं, वो अपना छोटा सा वो बना करके वहां काम करते रहते हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या इसमें रहता है कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे आपने आयरन रॉड ले लिया और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, आप इसको ध्यान में रखो। विब्ग्योर अभी ये है 3800 एंगस्ट्रॉम और ये है 7600 एंगस्ट्रॉम, राइट ना। जब तुम्हारा टेम्परेचर कम था तो कलर क्या आपको विजिबल था बेटा? रेड। फिर आप मूव कर रहे हो किस तरफ? इस तरफ मूव कर रहे हो और आप फाइनली ब्लू, या ब्लू मतलब इंडिगो जैसा ही, आप ब्लू पर्पल सब इस तरफ आ रहा है बेसिकली। तो यू आर मूविंग फ्रॉम वेयर 7600 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये, इसको अगर हम ग्राफ में दिखाएं ना, ये थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा चीजें। एक और है, आप अगर डेली लाइफ में जाओगे ना एग्जाम्पल देखने, तो फिलामेंट देखोगे ना, वो भी हमारे लिए ब्लैक बॉडी है। वो एक्चुअली इंफ्रारेड रेडिएशन से एमिट करते हैं, बट विजिबल वाला भी उसमें कंपोनेंट है। ग्राफ आप देखो, इंपॉर्टेंट है। ग्राफ देखो, ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिख रहा। अगर मैं इसको एक ग्राफ सेपरेट बनाकर दिखाऊं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस वो जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ का वो जो ग्राफ है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। ग्राफ कुछ ऐसा आप बना सकते हो। मैंने एक ग्राफ सेपरेट कर दिया। अब इसको पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ग्राफ ऐसा, इंटेंसिटी अगर आप बात करो, देखो इंटेंसिटी समथिंग रिलेटेड टू, लाइक मैं उसको कैसे बोलूं, कलर के टर्म से ब्राइटनेस बोल सकते हो या नंबर बोल सकते हो। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा नंबर में है। क्या मेरी फीलिंग्स को आप समझ पा रहे हो बेटा? हाँ, तो वैसे यूनिट भी यहां पर लिखा हुआ है, जो बेसिकली इंटेंसिटी है, ये यहाँ पर देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर लिखा है, या जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। बट एकदम लेमैन वाली स्टाइल में बात करें तो इंटेंसिटी समथिंग रिलेटेड टू नंबर, ये कोई चीज बहुत ज्यादा है ना, तो वो इंटेंसिटी है। अब इस ग्राफ को स्टडी करना है, तो ग्राफ क्या इंडिकेट करता है कि जो एमिटेड रेडिएशंस है, ये एमिटेड रेडिएशंस है कि ब्लैक बॉडी ने जो रेडिएशंस एमिट किए उनकी वेवलेंथ है। तो ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कम है, आई रिपीट, ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कम है, ऐसी रेडिएशंस बहुत कम है। दिख रहा है? आप देखो ऐसी, ये मान लीजिए कि आप लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं, तो ये तो कम है ना, इंटेंसिटी उनकी कम है। और ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो भी बहुत कम है। लेकिन ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ इंटरमीडिएट रेंज में आती हैं, वो बहुत ज्यादा एमिट हुई हैं। क्या आप इस एनालिसिस को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? है ना, कि भाई कोई ब्लैक बॉडी है जो जो रेडिएशन एमिट कर रही है ना, तो रेडिएशन जो होंगी वो अलग अलग वेवलेंथ्स की होंगी। तो वो ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, ग्राफ कैसे आए इस पे नहीं जा रहे हैं, ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो ग्राफ से पता चल रहा है कि ऐसी वेवलेंथ जिनकी ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ कम है, ऐसी रेडिएशंस बहुत कम है, और ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है वो भी बहुत कम है। इंटरमीडिएट जो वेवलेंथ्स की रेडिएशंस हैं वो ज्यादा एमिट हुई हैं। ठीक है, एक नोट लिखो, बाद में ग्राफ भी ये जो मैंने सेपरेट करके बनाया उसको ड्रॉ कर सकते हो।
लिखिएगा, ये ऑब्जर्वेशन है, समझ लो। ब्लैक बॉडी देखो मैंने यहां डाल भी रखा हुआ है ना, ऑब्जर्वेशन। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, intensity of emitted radiation increases with increase in wavelength, and reaches to a maximum value, and then starts decreasing, with further increase in wavelength, ठीक है। एक ये ऑब्जर्वेशन है, और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन, उसके लिए भी नोट लिखो बेटा। इसमें लिखिएगा, if we heat an iron rod, it turns dull red. And then progressively it becomes more and more red. As temperature increases. On further heating, it becomes yellow, and then finally blue or violet. दोनों ऑब्जर्वेशंस लिख लिए बेटा ना। अब तुम ध्यान से देखो, ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, देख रहे हैं ना, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब ऑब्जर्वेशन क्या, ध्यान से जो मैंने तुम्हें लिखाया और जो इसमें दिख रहा है तुम्हें परफेक्टली मैच होता हुआ दिखाई देगा। देखना, तुमने थोड़ी देर पहले ये लिखा था विब्रियो, ठीक है। अब ये 3800, ये 7600 है ना, एंगस्ट्रॉम लिख दिया मैंने। अब तुमने जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर लिया तो तुमने बोला कि रेड कलर्ड, ठीक है ना। फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो तुम्हारा वो जो एमिटेड रेडिएशंस हैं वो किस तरफ चली गई बेटा, वॉलेट की तरफ चली गई। एम आई करेक्ट? यस सर। इसका मतलब है कि जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे, उनकी वेवलेंथ कम हुई या बढ़ गई? कम हुई। तुम देखो इस ग्राफ में तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो पीक है वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, दिख रहा है क्या? यस। इसका मतलब है कि अगर मैं एक ग्राफ और तुम्हारे लिए यहां बना दूं, मैं ग्राफ एक और बना दूं, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ है, और मैं एक ऐसा बना दूं तो अगला ग्राफ जो मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि इसका पीक मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया, इसका पीक मैंने लेफ्ट में दिखाया आपको, देखो शिफ्ट होते हुए। इंटेंसिटी जिन रेडिएशंस की ज्यादा है उनकी वेवलेंथ कम हो गई, यानी कि वो रेडिएशन जो है
जो ज्यादा एमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो रही है, और वो हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा जब हमने रॉड को हीट किया, आयरन रॉड को हीट किया। क्लियर है? दूसरी चीज कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक परपेंडिकुलर ऐसी लाइन खींच लो, ठीक है? मैंने एक बार और पहले भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करके ऐसे दिखाया था कि ऐसा परपेंडिकुलर लाइन खींचने से क्या फायदा हुआ कि तुमको ये पता चल रहा है कि अगर ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर और T2 ग्रेटर देन T1 है, तो किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन टेम्परेचर बढ़ने पे ज्यादा एमिट होती है। दिख रहा है? आप किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन ले लो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो रेडिएशन जो है ज्यादा इंटेंसिटी में एमिट हो रही है। देखो ना, ग्राफ ऊपर जाने का मतलब ये कि इंटेंसिटी बढ़ गई ना, लोअर टेम्परेचर पे वही वेवलेंथ कम एमिट हो रही थी, अब ज्यादा एमिट हो रही, सारी वेवलेंथ बढ़ी, ठीक है? ये भी बढ़ा, जो ज्यादा एमिट हो रहा था वो भी बढ़ा, लेकिन वो शिफ्ट लेफ्ट हो गया, मतलब जो ज्यादा एमिट होने वाली रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कम हो गई। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई। दो ऑब्जर्वेशंस आपने लिखे, दोनों ग्राफ में आपको समझ में आ रहे होंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? हाँ, तो तुम्हें हो सकता है क्वेश्चन ग्राफिकली, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बन सकता है, कुछ ऐसा ग्राफ बता दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ग्राफ में दो ऑब्जर्वेशंस आपको ध्यान रखने हैं, एक दो या तीन चीजें पॉइंट बेसिकली ध्यान रखने हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ जो है हर एक रेडिएशन जो उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कम हो रही है। कॉपी कर लो बेटा, जितना भी इसमें से करना है आपको। अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ें बेटा, और अच्छे से नोट्स बनाएं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, अभी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बट थियरी पार्ट पढ़कर रखना है। ऐसा ना हो कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए। अक्सर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इग्नोर कर देते हैं एज ए टीचर। हो गया बेटा? ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट देखो, आपने लिखा नहीं हो तो लिख लेना, तो मैं एक बार बोल देता हूं, और देखो अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिख दो कि फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से, as temperature increases, intensity of each wavelength increases.
and graph shifts towards left. Towards left. So at higher temperature, wavelength of maximum intensity, at higher temperature, wavelength of maximum intensity shifts towards left. Left का मतलब lower value of lambda. और उसके नीचे विब्ग्योर जरूर लिख देना, क्योंकि वो आपका ये दिमाग में आ जाएगा। अच्छा हाँ भाई, रेड से हम लोग मूव कर रहे थे वॉलेट की तरफ, ब्लू की तरफ, तो इसका मतलब है कि वो वेवलेंथ कम हो रही थी टेम्परेचर बढ़ने पे। ठीक है, देखो वेव थियरी क्या करती है। वेव थियरी इसकी कितनी चीज एक्सप्लेन कर पाई। वेव थियरी के हिसाब से तो ये था कि भाई आप जो है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी जो एमिटेड रेडिएशंस हैं। ठीक है, एमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी उसने ये एक्सप्लेन कर दिया कि किसी भी वेवलेंथ के लिए जो ये इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। राइट, वो कह रहा है कि भाई टेम्परेचर ज्यादा हीट कर रहे हो, ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दी तुमने, तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दी तो वो ज्यादा आपको एमिट भी होगी, है ना। तो इंटेंसिटी वो आराम से उसने एक्सप्लेन कर दिया कि वो इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी एमिट होगी जब आपने टेम्परेचर ज्यादा लिया। अब इसमें इंटेंसिटी तो ज्यादा उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट दिख रहा है ना कि वो लेफ्ट में शिफ्ट क्यों किया, फिर डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि उसके हिसाब से तो क्या है कि वो इंटेंसिटी लगातार बढ़नी चाहिए केवल। ठीक है, पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट क्यों कर रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो इसके हैं वो कौन सी थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, थियरी। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। प्लैंक्स क्वांटम थियरी में जाने से पहले हमने एक ये वाला चेक किया। अब अगला जो इसमें है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर डिस्कशन करेंगे। मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही डिस्कशन अपने को करना है। पहले देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो आप कोई मेटल सरफेस ले लो, मेटल सरफेस में जो है आपने सुटेबल जो फ्रीक्वेंसी की लाइट है उसको स्ट्राइक की तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे। इसी को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स इट। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हमें कैसे पता चला कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए? तो हमने एक सेटअप तैयार किया, ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब याद है तुम लोगों को? तो वैक्यूम ट्यूब हमने तैयार किया, हमने दो मेटल प्लेट्स ले लिए, है ना, और मेटल प्लेट्स ले लिए और एक मेटल पे जो है हमने लाइट स्ट्राइक करवाई और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, ये जो दूसरी प्लेट है उसको हमने कलेक्टर बोला। कलेक्टर, डिटेक्टर, रिसीवर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब यहां पर एक एमिटर लगा दिया तो अगर उसमें करंट फ्लो हुई इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बाय मेटल सरफेस। थोड़ी बहुत बात समझ में आई बेटा? अभी इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ लेंगे। अभी तो केवल हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि हमें कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस मिले, कौन कौन से ऐसे फिनोमेनन थे जो वेव थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो केवल आप हेडिंग डालो और ये लिख लो, हाँ, डेफिनेशन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या।
phenomenon of ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strikes it. Ejected electrons are called photoelectrons. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट वो ये है, जहां पर लिखा है सुटेबल फ्रीक्वेंसी। बस यही मेन है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई वेव थियरी। हो गया बेटा? अभी इतना डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, ये इस पे आएंगे हम लोग। ये तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है पिक्चर। ये थोड़ा बहुत बना सकते हो कि आपने एक ऐसे मेटल सरफेस दिखाया, ऐसे रेडिएशन जो इंसिडेंट रेडिएशन दिखाई, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड जो है वो दिखा दिया। ठीक है, बस और कुछ नहीं, कोई खास चीज दिखानी नहीं है बहुत। अभी जब डिस्कशन करेंगे तो उसको सब ड्रॉ करने की जरूरत है। हटा दें इसको। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब, अभी मजा आएगा तुम लोगों को इन सब में। देखो पहली चीज है वो ऑब्जर्वेशंस में, ऑल्दो इन सब का डिस्कशन अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, बट हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं। देखो जो ऑब्जर्वेशंस थे उसमें ये था कि जो अगर बाई चांस जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो कोई भी इजेक्शन नहीं हो रहा था। जबकि वेव थियरी कहती है कि भाई इजेक्शन होना चाहिए, इजेक्शन होना चाहिए। अगर उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो थोड़ा टाइम ले लेगा। आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर एक घरेलू एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, तुमने होली में जैसे कलर खेलते हैं ना, तो कलर खेलते हैं तो उसमें लोग है ना कि मान लो पाइप लेकर के पाइप में कलर भर करके और डाल रहे हैं, सबके ऊपर रंग भेज रहे, वो कर रहे हैं, दूर से डाल रहे हो। तो आप देखोगे सबको, मान लीजिए कि सामने 10-15 लोग खड़े हैं और तुमने इधर से पानी की बौछार चालू कर दी या कलर की बौछार चालू कर दी, तो होगा क्या कि वो जो पानी है या जो कलर है ना, वो लिक्विड, वो सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कोई कह रहा है कि जो है कि मेरे ऊपर थोड़ा ही कलर आ रहा है, मतलब सबके, आप ऐसा मानकर चल रहे हो कि बिकॉज आप पाइप लेकर के पानी की बौछार डाल रहे हो तो सब पे गिर रहा होगा यूनिफॉर्मली। फिर तुमने देखा होगा शैतान बच्चे होते हैं जो कुछ वो बलून टाइप का जिसमें पानी भर करके ऐसे फेंक कर मारते हैं, कभी देखा है तुमने? तो उनका निशाना, वो ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो जिसको मार रहे हैं वो सारा का सारा कलर या वाटर वो उसके फेस पे जाकर लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? पाइप वाले केस में क्या हुआ कि वो जो बौछार है वो सब पे जा रही है, थोड़ा थोड़ा सबको मिल रहा है। यहां पर क्या हुआ कि तुमने पैकेट लिया और फेंक कर मारा एक को, सारा का सारा पानी एक ही को मिल रहा है, दूसरे लोग सूखे रह गए। तो यहां पर केवल 1, 2, 3 तुमने जितने पैकेट्स फेंक कर मारे उतने लोगों को कलर लगा। ये पार्टिकल कैरेक्टर है जो अभी प्लैंक्स क्वांटम थियरी में आएगा। और वेव थियरी क्या कहता है कि पाइप लेकर के तुमने जो है कलर सब पे या पानी सब पे डालना शुरू किया तो वो यूनिफॉर्मली सबको मिल रहा है। तो वेव थियरी कहता है कि ऐसा है, वेव थियरी कहता है कि ऐसा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, थोड़े ज्यादा टाइम तक हम पानी डालेंगे तो सबको अच्छा खासा कलर लग जाएगा। यहां पर पॉइंट ये हो रहा है कि कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं, कुछ निकले। तो कुछ निकले कब निकले? तो उसमें ये हुआ कि जब तुमने बलून ऐसे फेंक कर मारा तो कुछ ही लोग गीले हो रहे हैं, कुछ लोगों को कलर गया, बाकी लोग सूखे रह गए। तो यहां पर ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आया, यहां पर ये आया कि आप चाहे जितनी देर तक आप जो है जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसको स्ट्राइक करा ले, अगर ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी की वो रेडिएशन है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट
नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, कि आप मान लीजिए कि ऐसा जो है बलून जिसमें आपने पानी के नाम पर जो है एकदम 2-3 बूंदे डाल रखी हैं और आप जो है लगातार फेंक रहे हो, तो सामने वाले गीले नहीं होंगे, है ना, सामने वाले गीले नहीं होंगे। अभी आएंगे, अभी इसमें आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। अभी हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की नहीं है तो शायद उतना क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही होगी। फिर भी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जो है जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती, कहां से आती वो भी एक्सप्लेन करेंगे। वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है अगर आपने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ज्यादा इस पे हम अभी कुछ लिखेंगे नहीं, अभी ऐसे ऑब्जर्वेशन हल्का हल्का बता रहा हूं। फिर अगर तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो भी काइनेटिक एनर्जी अनचेंज्ड रहती है। ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है। अगर वेव थियरी के हिसाब से जाएंगे तो भाई अगर तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ज्यादा एनर्जी मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। ये कहता नहीं, ये वही वाला फंडा है कि आपने जो है ज्यादा टाइम तक पाइप से पानी डाला तो सब लोग गीले हो जाने चाहिए, राइट ना। ये कहता है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये पैकेट वाला कॉन्सेप्ट है। पैकेट जिसके ऊपर गिरेगा बस वही गीला होगा, बाकी सब सूखे रह जाएंगे। ठीक है, तो अभी आ रहे हैं उस वाले पे। यहां पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोपोर्शनल था, या ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो था वो प्रोपोर्शनल था इंटेंसिटी के, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अनचेंज्ड था विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये ऑब्जर्वेशन से, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा इसका डिस्कशन करूंगा। केवल मैंने हल्का सा आपको ऐसे ही बता दिया, बताने के लिए कि ऑब्जर्वेशन नाम की कोई चीज है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे थे वो कब इजेक्ट होंगे, वो उसका एक ऑब्जर्वेशन था। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन किसके साथ है, इंटेंसिटी के साथ है या फ्रीक्वेंसी के साथ है इंसिडेंट रेडिएशन का, उसको बता दिया। जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो कब ज्यादा होंगे, जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी या न्यू ज्यादा होगी। ये ऑब्जर्वेशन आपको हल्का सा मैंने बताया। अब जब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ लेंगे फिर वापस से इनका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं इनको इरेज कर देता हूं, आप टेंशन मत लो, ये दोबारा आएगा। अब आप मेन हेडिंग डालिएगा बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। प्लैंक्स क्वांटम थियरी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसमें लिखिएगा पॉस्टुलेट्स। थियरी हम सब जानते हैं, थियरी मतलब एजम्पशंस, पॉस्टुलेट्स पहला पॉस्टुलेट लिखिएगा बेटा, रेडिएंट एनर्जी is not emitted or absorbed। करीब 1901 में ये कॉन्सेप्ट आया। रेडिएंट एनर्जी is not emitted or absorbed continuously। Radiant energy is not emitted or absorbed
continuously but discontinuously in the form of small packets of energy, called quanta. क्वांटा बहुत सारे हैं तो क्वांटा बोल रहे हैं, अगर एक है पैकेट तो उसको क्वांटम बोलते हैं। क्वांटम, लिख लिया बेटा इतना? Yes. ये बिल्कुल वही है। देखो जैसे मैंने आपको वही बात बोला ना कि आप पाइप लेकर कलर डाल रहे हो या पानी डाल रहे हो लोगों पर, तो वो कंटिन्यूअस है। और जो पैकेट फेंक रहे हो आप, बलून जो फेंक रहे हो, किसी एक पर, दो पर, तीन पर, चार पर गिर रहा है, तो वो पार्टिकल नेचर है। तो ये वही कहना चाहता है कि जो एनर्जी है वो सामने वाले ने या किसी ऑब्जेक्ट जो एमिट करता है वो एब्जॉर्ब या जो एमिट कर रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो पैकेट्स के फॉर्म में है कि एक पैकेट एमिट किया, दो पैकेट एमिट किए, तीन पैकेट या एब्जॉर्ब किया, तो एक पैकेट एब्जॉर्ब किया, दो पैकेट एब्जॉर्ब किया, तीन पैकेट एब्जॉर्ब, ऐसा चल रहा है। इट्स नॉट कंटिन्यूअस, ये डिस्क्रीट वे में चल रहा है। ठीक है, जिसको आप क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो, अभी मैं वो भी लिखूंगा। ठीक है, तो पैकेट्स के फॉर्म का मतलब है डिस्क्रीट वे में, नॉट कंटिन्यूअस। आगे लिखिएगा बेटा, ईच वेव पैकेट, सेकेंड पॉइंट चाहे तो इसको बना लें, ईच वेव पैकेट और क्वांटम is associated, each wave packet or quantum is associated with definite amount of energy, with definite amount of energy. And in case of light, when I say light here, it is visible light I am saying. In case of light, it is often called photon. क्या बुलाते हैं बेटा क्वांटम को? क्या बुलाते हैं? फोटोन। विजिबल लाइट के लिए हम फोटोन बुलाते हैं, इन जनरल हम क्वांटम बुला सकते हैं, या कहीं फोटोन लिखा भी हो किसी और के लिए भी तो इट्स ओके। ऐसा इमोशनल नहीं होना, क्वेश्चन गलत आ गया इस बार। चलो नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी associated with a quantum of radiation is directly proportional to frequency of the radiation. Frequency of the radiation. गाइस ध्यान से देखिए, वो क्या कहता है कि हर एक फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और आई से क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, अब अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी जो ये है, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आप इक्वलिटी साइन जब लाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालना पड़ता है। यहां हम उसको लिखते हैं एच। उनके अपने कैलकुलेशंस थे, ठीक है, और इस एच को प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया। प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया और इसकी वैल्यू निकाली गई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होती है।
और आप चाहो बिकॉज जो न्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो जो एनर्जी ऑफ ईच वेव पैकेट आएगा वो हो जाएगा hc बाई लैम्डा। एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया। सो आइदर यू से E इज इक्वल टू एच न्यू और यू से hc बाई लैम्डा। आपको कई क्वेश्चन में वेवलेंथ देगा और हर एक फोटोन या क्वांटम की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो आप hc बाई लैम्डा यूज कर लेना। और अगर आपको उसने फ्रीक्वेंसी दे दी है तो आप h न्यू वाला फॉर्मूला लगाकर हर फोटोन और क्वांटम की एनर्जी निकाल लेना। कोई कंफ्यूजन बेटा? यहां पर जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है और जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट ये हटा दे, रिमूव कर दे यहां पर जो है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो ये बात करता है जिसको अगर आप याद करो हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था क्वांटाइजेशन, याद है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। हाँ, तो यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी अगर थोड़ा बहुत भी आप रिकॉल कर पाओ तो मैंने आपको बोला था कि क्वांटाइजेशन ये जो वर्ड है ये तब आएगा जब जो है जो टोटल होगा वो किसी बेसिक यूनिट बेसिक क्वांटिटी के होल नंबर मल्टीपल में आएगा। तो जैसे वहां चार्ज था तो चार्ज का वो जो फंडामेंटल चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो चार्ज जो है वो या तो 1e आ रहा था या 2e या 3e या 4e। यहां पर भी जो होता है ना, यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि कोई जो सरफेस है या कोई बॉडी है वो जो एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशंस को वो इन पैकेट्स के होल नंबर में होगा। या तो 1h न्यू एब्जॉर्ब होगा या 2h न्यू एब्जॉर्ब होगा या 3h न्यू एब्जॉर्ब होगा। वो 1.3h न्यू एब्जॉर्ब नहीं कर सकता सरफेस, वो 1.7 एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, 2.1 एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, होल नंबर मल्टीपल में आएगा। और इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट डू वी से? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर हम लोग जनरल मैनर में लिख देंगे कि जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी वो होल नंबर मल्टीपल में होगी hc बाई लैम्डा के, या आप h न्यू लिख सकते हो। ठीक है, जहां पर n क्या हो जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब, a body can emit or absorb energy. A body can emit or absorb energy only in whole number, only in whole number multiple of whole number multiple of whole number multiple of quantum, whole number multiple of quantum. This means a body can absorb or emit, a body can absorb or emit energies equal to 1h nu, 2h nu, 3h nu, so on. But energy in fraction like 0.7h nu,
1.2 h न्यू, 2.1 h न्यू, कुछ भी आप लिख लो, ऐसा कोई फ्रैक्शन फिक्स नहीं, जो मर्जी हो डाल दो। नोट्स अलग बनाने हो तो पड़ोसी जो लिख रहा है उससे अलग लिख दो, उसने 2.1 लिखा तुम 2.3 लिख दो। लिख दिया 2.1 h न्यू cannot be lost or absorbed, can't be lost or absorbed, and this we call as quantization of energy. This is known as quantization of energy. याद रखना, क्वांटाइजेशन का मतलब है a quantity cannot vary continuously. जैसे अगर स्टेयर केस का एग्जांपल लो, बेस्ट वे में तुम समझ जाओगे। अगर आप यहां से स्लाइड करना शुरू करते हो, आप देखो पार्क में ऐसे स्लाइडर्स लगे रहते हैं, यहां से आपने स्लाइड करना शुरू किया, आप नीचे खिसकते हुए यहां तक ग्राउंड तक पहुंच जाते हो, ठीक है। तो आप हर मोमेंट पे आपको हर एक हाइट की एनर्जी आपके पॉकेट में है। लेकिन जो स्टेयर केस का एग्जांपल है, आप यहां पर खड़े रह सकते हो, फिर आप यहां पर खड़े हो रह सकते हो, यहां पर खड़े रह सकते हो, यानी आपके पास एनर्जी तो है बट डिस्क्रीट मैनर में है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप अपने दिमाग में एकदम भर लो इस चीज को कि वेव नेचर जो होता है वो कंटिन्यूअस कहता है, और जो पार्टिकल नेचर है वो डिस्क्रीट बोलता है। कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, ये माइंड में भर लो। जब भी आपको वेव नेचर से कोई चीज ये ड्रॉबैक दिखाना हो कि भाई ये ड्रॉबैक है वेव थियरी का, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे है सामने, तो आप ये बताना कि कंटिन्यूअस नेचर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आपको डिस्क्रीट नेचर की जरूरत पड़ रही है तो वो पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये दिमाग में भरकर रखना। तो यहां पर मैंने आपको समझाया कि क्वांटाइजेशन मींस क्वांटिटी कैन नॉट वेरी कंटिन्यूअसली। क्वांटाइजेशन मींस क्वांटिटी कैन नॉट वेरी continuously to have any arbitrary value, cannot vary continuously to have any arbitrary values, but can change only discontinuously, can change only discontinuously. रिपीट करूं, चलो लिख लो। क्वांटाइजेशन मीन्स अ क्वांटिटी कैनॉट वेरी कंटिन्यूअसली, कैनॉट वेरी कंटिन्यूअसली, but can change only discontinuously, but can change only discontinuously to have some specific values. एग्जाम्पल आप चाहो तो डिजाइन बना सकते हो स्टेयर केस का। तो इसमें जैसे आप इसमें देखते हो कि सपोज इफ आई कंसीडर द केस ऑफ स्टेयर केस, देन द पर्सन, द एनर्जी ऑफ पर्सन चेंजेस डिसकंटिन्यूअसली, ठीक है ना। ही कैन हैव एनर्जी वैल्यूज corresponding to those steps, while in the first case that the person can have any value of energy, ठीक है ना, corresponding to any point. So the first case हम बोलते हैं the first case is not quantized while the second case is quantized. Although ये बड़ा लेमैन वाला टाइप का एग्जाम्पल हो गया, बट ये समझने के लिए काफी है कि ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। Yes. सबने सब कुछ कॉपी कर लिया बेटा, इसमें से हटा दें।
चलो कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, आप समझ जाओगे कि कैसे यूज करना है।